हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कर्म निरूपण। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे आपके 5 नंबर के हों या फिर मल्टीपल क्वेश्चन टाइप हों। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछाने की उम्मीद कम है, पर पढ़ना आपको ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो जो लोग इस वीडियो लेक्चर को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना है, तो आप हमारे ऐप है BMS मेड को प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड करिए उसको और फुल वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको सभी की लिंक हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग ऐप पे देख रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम निरूपण से। कर्म निरूपण, जिसकी निरुक्ति हमारी है क्रियते इति कर्मा, यानी जो कुछ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। इसके बाद हमारा देखिए परिभाषा है, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टातम उच्यते। चरक सूत्र स्थान का ये डेफिनेशन है। मीन्स यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा या क्रिया, उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। यहाँ पर जो यत्नपूर्वक चेष्टा की जाती है उसे कर्म माना गया है। मैं ये परिभाषा दी गई है कर्म की, और पहली परिभाषा आपने पढ़ी, प्रयत्न आदि के द्वारा जो भी चेष्टा की जाती है उसको क्रिया कहते हैं, या सॉरी की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। इसके बाद देखो, आपने सेकंड ईयर डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, जो आपके पदार्थ विज्ञान में थी। संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्याश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्य द्रव्यक्षते। ये आपने चरक संहिता फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, और पदार्थ विज्ञान में भी आपने ये पढ़ी होगी। मीन्स जो एक साथ ही संयोग और विभाग का कारण हो, द्रव्य के ऊपर आश्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, और कर्म के फल क्रिया अपेक्षा करता है। मीन्स इसका एग्जाम्पल क्या है कि हरितकी का यूज़ हम करते हैं जब, ठीक है, तो आंत के साथ उसका संयोग होता है, और जो मल है उसका आंत्र से वियोग होता है, और जब वियोग होगा तो वो कैसा कर्म है, विरेचन कर्म है। मीन्स क्या कह रहे हैं ये कि जो संयोग और विवाह का कारण होता है। अब संयोग कैसे हुआ, हरितकी ने अपना इफेक्ट दिखाया तो उसने आंत के साथ संयोग किया, और वहाँ से क्या किया, विवाह कैसे हुआ, विवाह हुआ मल का, कहाँ से, आंतों से। तो आंत मल का आंत से वियोग हुआ, यानी कि विवाह हुआ, और इस वियोग को हमने क्या बोला, परिणाम इसका क्या हुआ, रेचन, विरेचन कर्म हुआ इसका। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल एक पढ़ा था कर्म वाला, कि जिस स्थान पे हम खड़े हैं उस स्थान पर, जैसे आप मान लीजिए घर पे हैं, घर से आप जा रहे हैं स्कूल, अब घर से स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो आप गए तो आपका संयोग कहाँ हुआ, स्कूल से। ठीक है, घर से स्कूल गए, आप कहाँ गए, संयोग हुआ। और आप थे कहाँ पर, घर पे थे, तो घर पे आपने छोड़ा घर, तो उसका क्या हुआ, विभाग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर बताया हुआ है। इसके बाद देखो कर्म का स्वरूप आता है। स्वरूप मतलब कैसे क्या कार्य करता है, वो सब चीज़ यहाँ पर बताई हुई हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में कर्म से विभिन्न प्रकार की चिकित्सा संबंधी कार्य किए जाते हैं, इतना बस आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, बवन कर्म के लिए, जैसे हमारा बवन कर्म के लिए बेस्ट क्या है, बसंत ऋतु। ठीक है, शरीर में अमाशय का अधिकरण, उष्ण तीक्ष्ण वैवाहिक विकासी गुण का सहारा लेकर सारे शरीर के विभिन्न नाड़ी धमनी का संयोग लेकर एक स्थान पर वमन के यंत्र के उपाय के द्वारा मुख, स्कंद, ग्रीवा, तालु, ओष्ठ, प्रसारण तथा अमाशय के संकोच आदि क्रियापूर्वक जो एक कर्म वमन होता है, यही इसका फल है। यानी यहाँ पर वमन की परिभाषा बताई गई है कि कैसे आप वमन कर सकते हैं। तो अमाशय का अधिकरण, यानी इसमें उष्ण तीक्ष्ण वैवाहिक विकासी गुण वगैरह होते हैं। जब आप औषधि वगैरह लेंगे, ठीक है, बहुत सारी जो नाड़ियाँ हैं, धमनी हैं, वो संकुचित होती हैं। और इसके अलावा हमारा जो मुख है, स्कंद यानी कि हमारे जो शोल्डर हैं, ग्रीवा गर्दन है, तालु ओष्ठ वगैरह हैं, इनका सबका संकोच होता है, यानी कि ये आपस में मिलकर वमन की क्रिया करवाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वमन कर्म कहते हैं।
अब यही यहाँ पर बताया हुआ है कि अतः कर्म के लिए औषधि व शरीर के विभिन्न अंग का सम्मिलन, यानी औषधि हम खा रहे हैं, शरीर के बहुत सारे अंग जो है उसको एक्टिवेट हो रहे हैं और वो अपनी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ संपर्क में आ रहे हैं और आश्रित हो रहे हैं, ठीक है, जो भी क्रिया उत्पन्न होती है वही हमारी कर्म है, ये हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसका, खजूर से होता है आपका ब्रंगण कर्म और आमलकी से होता है हमारा पित्त शमन, ये इसके एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये कर्म, बाकी मैंने आपको बता दिया। हाँ, आपका जरूर है कि 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कर्म की परिभाषा लिखते हुए कर्म के भेद लिखिए, और लाइक कोई भी आपको 2 या 3 कर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको हल्के में मत लेना। मैंने बताया कर्म का स्वरूप इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, बट इसके जो भेद वगैरह हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कर्म के भेद यहाँ पर हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा आता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के भेद हमारे क्या हैं। तो हमने पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान में उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे याद बताने की जरूरत है। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर जो भी कर्म किया जाता है, ठीक है, लाइक अपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, वो उत्क्षेपण। अवक्षेपण यानी कि नीचे की तरफ, इसे सेब का गिरना, ठीक है। आकुंचन यानी कि फ्लेक्शन, और प्रसारण यानी कि एक्सटेंशन, और गमन यानी कि मूवमेंट। उसके बाद देखो द्रव गुण शास्त्र की दृष्टि से, द्रव गुण शास्त्र में नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, चिकित्सा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चिकित्सा द्रव गुण शास्त्र में कैसे होगी, पंचकर्म होगा। आपको पता है आयुर्वेद के अंदर जो प्रधान कर्म है वो हमारा कैसा है, पंचकर्म है। इसके अंदर देखो बमन, विरेचन, अस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस, ये जो हमारे पंचकर्म के अंदर आएंगे। इसके अलावा देखो द्रव्यों के और भी कर्म होते हैं, कौन कौन से, लंघन, ब्रंघन, रुक्षण, स्तंभन, स्नेहन और स्वेदन। तो ये हमारे जो है द्रव्य के अन्य 6 कर्म भी होते हैं, लंघन, ब्रंघन, रुक्षण, स्तंभन, स्नेहन और स्वेदन। अब देखो साथ साथ से यहाँ पर 3 है, कैसे इसको याद करेंगे, लंघन ब्रंघन तो आपको याद ही होगा, केवल एक जो है अलग है रुक्षण, बाकी दो तीनों है वो आधे साथ से हैं, ठीक है, स्तंभन, स्नेहन और स्वेदन। अब यहाँ पर क्या है, लंघन क्या करता है, कर्षण करता है। कर्षण यानी कि जो भी, कर्ष यानी कि पतला दुबला बनाना, ठीक है। इसमें क्या क्या आपके आएंगे, वचा हो गया, यव हो गया, मधु हो गया। ब्रंगण क्या हमारे मांस की वृद्धि करता है, तो आपका इसमें आ जाएगा जो भी आम्रक आदि मधुर रसात्मक जितने भी द्रव्य हैं वो ब्रंगण के अंदर आएंगे। रुक्षण यानी कि रुक्षता जो उत्पन्न करते हैं, लाइक खदेर हो गया, वचा है। स्तंभन यानी कि गतिरोध, तो आई थिंक इसमें जो एग्जाम्पल है पाठा और दूरवा, ठीक है, जो स्तंभन वगैरह करते हैं। इसके अलावा देखो स्नेहन में स्निग्धता उत्पन्न करेंगे, कौन से, घृत, तेल, वसा, मज्जा। देन उसके बाद स्वेदन यानी कि स्वेद उत्पन्न करेंगे, उष्ण जल हो गया, मरीच हो गया और हिंगू हो गया। तो ये द्रव्य के अन्य कर्म भी हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ना, और जो बताओ इम्पोर्टेंट वो आप याद कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वही पूछे जाते हैं। बाकी पढ़ना तो आपको सभी है, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो नंबर फर्स्ट हमारा जो आता है पॉइंट डेफिनेशन, वो हमारा दीपन और पाचन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लगा लें टिक। पूछा जाता है दीपन पाचन में डिफरेंस, या फिर दीपन या पाचन में से कोई एक पूछा जाता है, ठीक है। तो दीपन की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे द्रव्य जो हमारी अग्नि को दीप्त करें और आम का पाचन ना करें, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आम का पाचन ना करें, ठीक है, उनको कहते हैं दीपन द्रव्य। ये यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कि जो द्रव्य अग्नि को प्रदीप्त करें उसको दीपन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो द्रव्य अग्नि को प्रदीप्त करें और आम रस का अथवा अन्न का पाचन ना करें उसे हम दीपन कहते हैं। इसके अंदर देखिए कौन कौन से महाभूत पाए जाते हैं, अग्नि प्लस वायु पाया जाएगा, पर वायु महाभूत इसमें मेन होगा। रस कटु अम्ल होंगे, गुण हमारा कैसा होगा, उष्ण और तीक्ष्ण होगा, और वीर हमारा कैसा होगा, उष्ण वीर का होगा। एग्जाम्पल इसके क्या है, मिश्री यानी कि सौंफ, चित्रक और मरीच, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
और जो चित्रक है उसका यूज़ दीपन और पाचन दोनों के लिए होता है आचार सर्वज्ञ के अनुसार। अगर आप खाने से पहले जो चित्रक खाएंगे तो आपको दीपन के लिए कार्य करेगा, और आप खाने के बाद खाएंगे तो जो हमारा पाचन के लिए चित्रक कार्य करेगा। तो ये था ऑल अबाउट दीपन। दीपन यानी कि ऐसे द्रव्य जो अग्नि को दीप्त करें, आम का पाचन नहीं करें, दीपन कहलाते हैं। अग्नि प्लस वायु महाभूत होते हैं। अब अग्नि प्लस वायु महाभूत हैं तो वही है कि उसका वीर होगा उष्ण और गुण होगा उष्ण तीक्ष्ण, और कट रस हमारा कैसा कटु अम्ल होगा। एग्जाम्पल आपको रखने हैं सौंफ, चित्रक, मरीच जिसको मिश्री बोलते हैं। अब हमारा नंबर सेकंड पॉइंट आता है पाचन। तो अब पाचन समझ में आ रहा होगा आपको, पाचन यानी कि डाइजेस्टिव जो हमारे रहते हैं। तो जो डाइजेस्टिव है, पाचन करने वाले द्रव्य हैं, वो अग्नि को दीप्त नहीं करते हैं पर आम का पाचन करते हैं। ठीक है। और जो औषधि द्रव्य अपक्व आहार यानी कि आम रस दोष धातु का मल को पचाती है उसको हम पाचन कहते हैं। इसके अंदर भी देखो अग्नि प्लस वायु महाभूत है, पर यहाँ पर अग्नि वायु सेम है और मेन है, और वही सेम टू सेम रस है आपके। विपाक आपका कटु है और गुण हमारा उष्ण है, उष्ण तीक्ष्ण। ठीक है। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, चित्रक और नागकेसर दोनों में चित्रक आप लिख सकते हो। इसके अलावा त्रिकटु भी है जिसका एग्जाम्पल पिपली, सौंठ और काली मिर्च। ठीक है। सो यहाँ पर देखो चार्ट बनी हुई पूरी, जहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं दीपन और पाचन द्रव्यों के अंदर। सबसे पहले महाभूत की बात की जाए तो वायु प्लस अग्नि, और यहाँ पर जस्ट वही सेम चीज़ है, अग्नि प्लस वायु, बट यहाँ पर अग्नि महाभूत प्रधान है। ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें दीपन वाले द्रव्य में वायु महाभूत अधिक होगी और पाचन वाले में अग्नि महाभूत अधिक होगा। दीपन वाले में अग्नि प्रदीप्त होती है जबकि पाचन का कार्य केवल पाचन वाले में होता है। केवल भूख लगती है, दीपन में आहार का पाचन नहीं होता है, और जबकि पाचन में आहार का पाचन होता है। दीपन का प्रयोग हम कब अग्निमांद होती है तब करते हैं, और पाचन यानी कि जब हमारा खाना अजीर्ण में यूज़ करते हैं, जब हमारा खाना नहीं पच रहा हो उस टाइम जो है इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या है, सौंफ और घृत, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नागकेसर जो भी आपने पढ़ा। इसके अलावा एक पॉइंट और है, अव्यहरण शक्ति की वृद्धि होती है और इसमें जरण शक्ति की वृद्धि होती है। यानी कि भूख अगर आपको ज़्यादा लगेगी, ठीक है, अगर आप दीपन द्रव्य ले गए क्योंकि अग्नि प्रदीप्त करेंगे, और अग्नि प्रदीप्त करेंगे तो भूख लगेगी, और जरण शक्ति यानी कि जो भी हमने खाया है वो हमारा अच्छी तरीके से टाइम पे पच जाएगा।